Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Sadiq Ali with another very important test explanation, that is gynae and ops with reproductive system. ठीक है, हमने ये टेस्ट इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हमने लाइव अभी शुरू की थी। बीच में से लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना किए बगैर इसको हम रिकॉर्ड करें और आप लोगों तक बरवक्त पहुँचाएँ, ताकि इंशाल्लाह इस पे आप लोग काम करें और अपनी एग्ज़ाम के अंदर कामयाबी हासिल करें। तो ये 25 से 28 मिनट का एक सेशन है। इसमें कोशिश करेंगे कि मेजॉरिटी एमसीक्यूज़ आप लोगों का क्लियर हो जाए, और जो लोग ये वीडियोस देखेंगे तो एंड पे हमें कमेंट्स ज़रूर बता दें कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, इससे आप लोग कुछ सीखने को मिला कि नहीं। तो आप लोगों ने लास्ट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 22 ईयर ओल्ड फीमेल, एक यंग फीमेल है, प्रेजेंट विथ ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ हेडेक, एमिनोरिया, इसको जनाब लैक ऑफ मेंसेस है, ब्लड विजन एंड गैलेक्टूरिया। तो आप लोगों को पता है कि वेन एवर देर इज इंक्रीज लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन का काम होता है लैक्टोजेनेसिस, और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ता है देर विल बी एक्सेस ऑफ मिल्क डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, दैट इज कॉल्ड गैलेक्टूरिया। यहाँ पे मैं आप लोग को एक ट्राइएड बताता हूँ। ट्राइएड से मुराद होता है कम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग, लेकिन ये ट्राइएड कभी कभार एग्जाम के अंदर वो बिल्कुल पूरा का पूरा देते हैं, कभी इन तीनों में से दो बातें भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखें गैलेक्टूरिया, दैट इज एक्सेसिव इनवॉलेंट्री डिस्चार्ज ऑफ मिल्क फ्रॉम द ब्रेस्ट। इसके साथ साथ जनाब एमिनोरिया, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड नंबर पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ लिबिडो। ये तीन चीज़ें जब भी एक पेशेंट के अंदर आ जाए यंग फीमेल में, थिंक अबाउट प्रोलैक्टिनोमा। इसका मतलब यह है कि प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो हमें पेशेंट के अंदर जो सबसे इनिशियल इन्वेस्टिगेशन करनी है, दैट इज टू चेक सीरम प्रोलैक्टिन लेवल, ठीक है। तो ये तीन चीज़ याद रखें। यंग फीमेल में प्रोलैक्टिनोमा शो करता है, एंड फॉर दैट वी हैव टू चेक सीरम प्रोलैक्टिन लेवल। फिर इसके बाद 26 ईयर ओल्ड फीमेल मदर, टू किड्स प्रेजेंट टू ओपीडी द हिस्ट्री ऑफ गैलेक्टूरिया एंड एमिनोरिया। तो गैलेक्टूरिया और एमिनोरिया, दैट इज अ बिग क्लू टुवर्ड प्रोलैक्टिनोमा, एंड दैट इज फॉर 1 ईयर। द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज डैश। तो आप लोगों ने यहाँ से याद रखना है कि प्रोलैक्टिनोमा, इसकी जो मोस्ट कॉमन ओरिजिन है दैट इज पिट्यूटरी, दैट इज अ टाइप ऑफ पिट्यूटरी एडिनोमा। ये किसके अंदर आता है? पिट्यूटरी एडिनोमा। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को मैं बताता हूँ, एक्चुअली जो प्रोलैक्टिनोमा है, अगर एक पेशेंट है उसमें प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, तो उसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें हम क्या देते हैं? डोपामीन एगोनिस्ट। क्योंकि जो डोपामीन एगोनिस्ट होते हैं दे आर डायरेक्टली इनहिबिट द लेवल ऑफ प्रोलैक्टिन, ये प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करती हैं। अब आप लोग के पास दो तरह के ड्रग्स हैं। अभी मैं जब लाइव डिस्कशन कर रहा था तो कुछ स्टूडेंट ने ब्रोमोक्रिप्टीन का नाम बताया, बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ने ब्रोमोक्रिप्टीन का नाम तो बता दिया, लेकिन केबरगुलिन का नाम मैंने किसी से नहीं सुना था, ठीक है जी। तो प्लीज रिमेंबर द टू dopaminergic agonist which is used for the treatment of prolactinoma, वन इज ब्रोमोक्रिप्टीन, अनदर इज केबरगुलिन। अगर इन दोनों में आप लोगों ने चूज करना हो विच वन इज द बेस्ट वन, तो आप लोगों ने केबरगुलिन चूज करना है, क्योंकि जो केबरगुलिन है ये भी डोपामीन एगोनिस्ट है, बट इसका फायदा ये है कि इसके अनवांटेड साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा कम होते हैं, ठीक है जी। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखते हैं? एक्चुअली a 21-year-old sexually active woman with presented to physician with a history of pain on urination. And whenever the person passes urine, and that will lead to pain, that is called of dysuria, vaginal itching, and malodor is foul smelling green vaginal discharge। इसका मतलब यह है कि एक फीमेल है वो सेक्सुअली एक्टिव है, इसका मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री भी आ सकती है। साथ में मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि एक्चुअली देयर इज द हिस्ट्री ऑफ डिस्यूरिया, vaginal itching and foul smelling vaginal discharge which are green in color, very very important one. Saline vaginal bit mount test shows motile trophozoite with motile multiple flagella, so that is a clear cut diagnosis of trichomoniasis, ठीक है जी। एक्चुअली आप लोग को ये प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है जो ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस कराती है, ठीक है जी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे दो चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। देखें जो वेजिनाइटस हैं, वेजिनाइटस दैट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ विजाइना। वेजिनाइटस की जो एक वजह है वो क्या है? दैट इज कॉल्ड ऑफ बैक्टीरियल वेजिनोसिस, बैक्टीरियल वेजिनोसिस। और फीमेल के अंदर जो वेजिनाइटस के केस होते हैं उसमें ज़्यादातर जो काज होता है वो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है। लेकिन इसमें जब भी पेशेंट आती है
उसमें फिशी ऑर्डर स्मेल होता है, इसमें विजाइनल डिस्चार्ज होता है, लेकिन दैट डिस्चार्ज विल बी फिशी ऑर्डर इन स्मेल। और साथ में माइक्रोस्कोपी के ऊपर इन फीमेल में क्लू सेल्स आते हैं, दैट इज अ क्लू सेल। तो एनी विजाइनल डिस्चार्ज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय fishy odor smell and flu cell, think about bacterial vaginosis। और ये जो बैक्टीरियल वेजिनोसिस है ये एक रियल इन्फेक्शन नहीं है, ये जस्ट डिस्टर्बेंस है नॉर्मल फ्लोरा और एनारोब्स के दरमियान, ठीक है जी। और इसमें दो चीज़ें याद रखें, इसका जो ड्रग ऑफ द चॉइस है दैट इज कॉल्ड मेट्रोनेडाजोल। फिर इसके बाद ये है ट्राइकोमोनियासिस, इसमें मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर की हिस्ट्री होगी, डिस्यूरिया, विजाइनल इचिंग एंड फाउल स्मेलिंग ग्रीन डिस्चार्ज। इसमें कभी कभार एग्जाम के अंदर यह भी आता है कि ऑन एग्जामिनेशन देयर इज स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस ऑफ द सर्विक्स, इसमें स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस होती है स्पेशली ऑन दी सर्विक्स। तो सर्विक्स के अंदर स्ट्रॉबेरी अपीयरेंस दैट इज आल्सो वन ऑफ द क्लू टुवर्ड ट्राइकोमोनियासिस। जो यूज ईस्ट इन्फेक्शन होती है या फंगल इन्फेक्शन, या तो उन लोगों में जो टाइट क्लॉथ्स वेयर करती है, यहाँ पे नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होती है, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट होती है, उन लोगों के अंदर एंटी फंगल या फंगल इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा, उसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होती है वो थिक वाइट कर्डी डिस्चार्ज होती है, ठीक है जी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 60-year-old woman presented to the physician because of new onset post menopausal bleeding। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, और एज जो है वो 60 प्लस है। अल्ट्रासाउंड शोज लेफ्ट एडनेक्सल मास दैट इज कॉल्ड ओवेरियन मास along with taken endometrial stripe and biopsy taken which shows Carl Exner body that is should be remembered। और ये आप लोगों ने मेमोराइज करना है, ये बाय हार्ट याद रखना है, मेमोराइज करें। तो एनी फीमेल हु आर आफ्टर द एज ऑफ 50, यूजुअली, मैंने यूजुअली का जिक्र इसलिए किया है कि नॉट ऑल द टाइम इसके अंदर फीमेल 50 प्लस होगी, लेकिन अमूमन तर ओल्डर एज के अंदर 50 प्लस की जो फीमेल होती है उसमें अगर एडनेक्सल मास के साथ काल एक्सनर बॉडी आ जाए, थिंक अबाउट दैट इज कॉल्ड ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर। ये क्या होता है? ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर होता है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वन ऑफ द ओवेरियन ट्यूमर। मैं थोड़ा सा आप लोग को ये बता दूं कि जो ओवरीज होती है, ओवरीज, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को ड्रा करता हूँ कि आप लोग इसको सही तरीके से याद कर सके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द ओवरी, ओवरी के अंदर ये जो राउंडेड बना रहा हूँ दैट इज द फोलिकल, फोलिकल के अंदर ये क्या होता है? ओवम होता है। आप लोगों को पता है कि ओवरी इज लाइंड बाय सरफेस एपिथेलियम। देखिए डायग्राम अगर आप लोग याद करेंगे, ये मैंने कुछ दिन पहले फर्स्ट एड के अंदर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी था कि जो ओवरीज होती है उसकी जो बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड ऑफ सरफेस एपिथेलियम। फिर आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या है? दैट इज कॉल्ड दी फोलिकल, ये फोलिकल होता है, ठीक है जी। दैट इज फोलिकल एंड दैट इज दी एग, एग से मुराद होता है दैट इज दी ओवम, ये ओवम होता है। और बाहर अगर हम जाएं दिस इज कॉल्ड दी स्ट्रोमा, इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। तो ये तो आप लोग एटलीस्ट याद रखें, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ओवरी है इसकी सर्फेस एपिथेलियम है, फिर एग है, फोलिकल है एंड स्ट्रोमा है, ठीक है जी। अब मैं इसमें थोड़ा सा आप लोग को माइंड बनाता हूँ ताकि आप लोग उसको सही तरीके से याद कर सकें। अगर सरफेस एपिथेलियम से कैंसर निकल आता है ओवरी के अंदर, इसको हम कहते हैं एपिथेलियल कार्सिनोमा। इसको क्या कहते हैं? एपिथेलियल कार्सिनोमा। लेकिन वो कैंसर जो ओवरी के अंदर, याद रखिए स्पेशली एग से आ जाए, कहाँ से आ जाए? एग से आ जाए, इसको हम कहते हैं जर्म सेल ट्यूमर, दैट इज कॉल्ड ऑफ जर्म सेल ट्यूमर। सो एग से जर्म सेल है, ये मतलब गोनेडल एक्शन है, तो जर्म सेल ट्यूमर दे कम फ्रॉम द एग्स। और जो फोलिकल या स्ट्रोमा से आती है, या जो स्ट्रोमा से या फोलिकल है, जिसको हम कहते हैं सिक्स कॉर्डल ट्यूमर, सिक्स कॉर्डल ट्यूमर ऑफ द ओवरी। तो आप लोग को मैं ये बात बताने जा रहा हूँ कि जो ओवेरियन कैंसर है इसको ब्रॉडली हम डिवाइड करते हैं तीन कैटेगरीज में, सरफेस एपिथेलियल ट्यूमर, फिर इसके बाद जर्म सेल ट्यूमर है, और इसके बाद सिक्स कॉर्डल ट्यूमर है। सो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ वैरायटी दैट इज प्रेजेंट इन द ओवेरियन कैंसर, ठीक है जी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम एज वेल। ये जो कार्ल एक्सनर बॉडी है ये है क्या? एक्चुअली जो ग्रेनुलोसा सेल होते हैं ये कैंसरस प्रोलिफरेशन के दौरान हेपेजेंटली ये कोलेक्ट होते हैं, और इसको हम कॉल एक्सनल बॉडी कहते हैं। तो कॉल एक्सनल बॉडी इज अ टाइप ऑफ जर्म सेल ट्यूमर इन द ओवरी। फिर यहाँ पे आप लोग को मैं थोड़ा सा बताता चलूँ, ये जो जर्म सेल ट्यूमर होते हैं इनमें से एक डिस्क जर्मिनोमा भी होता है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक से आने वाला है जर्म सेल ट्यूमर टेराटोमा होता है, और इसमें एक यॉर्क सेल ट्यूमर होता है। अगर आप लोग ये भी याद रखेंगे तो एग्जाम के अंदर आप लोगों की काम आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑफ यॉर्क सेल ट्यूमर। कैसे पता चलेगा कि एक फीमेल में ओवरी के अंदर यॉर्क सेल ट्यूमर है?
इसको मैं जब भी पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट को, इससे पढ़ाता हूँ। देखिए सेक के अंदर एस बार, इसकी जो हिस्टोलॉजी है उसमें शेलर डुअल बॉडी आएगी, दैट इज कॉल्ड ऑफ शेलर डुअल बॉडी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद ए का मतलब होता है इसमें जो ट्यूमर मार्कर बढ़ता है, अल्फा फीटोप्रोटीन है। और यहाँ पे सी का मतलब ये है कि ये बच्चों में, ये यंगर एज के अंदर कॉमन है, दैट इज चिल्ड्रन। तो अ टाइप ऑफ ओवेरियन कैंसर दैट यूजुअली commonly affect children, and that is characterized by increased alpha fetoprotein and Schiller dual body. Always think about York tumor। ठीक है जी। तो कार्ल एक्सनर बॉडी ये ग्रेनुलोसा सेल ट्यूमर है, और जो शिलर डुअल बॉडी है इसको हम योग सेक ट्यूमर कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अ 23-year-old फीमेल with no history or personal history of breast CA presented to the OPD with firm mass in the lower inner quadrant of the right her breast। इसका मतलब यह है कि एक फीमेल है, उसको ब्रेस्ट लम है, especially in the right side, and palpation of the mass reveal the mass is firm, non-tender and mobile। These are the very very important point to diagnose the situation। एक्चुअली अगर एक फीमेल है उसको एक बिनाइन लंप है या मास है, लेकिन उस मास को जब हम पल्पेट करते हैं दैट इज वेरी फॉर्म, नॉन टेंडर एंड मोबाइल इन नेचर, लेकिन इसमें पेन वगैरह भी नहीं होती, नो ओवरलाइंग स्किन चेंजेस और नो निपल डिस्चार्ज। देखिए ऐसा मास या लंप जो मिसाल के तौर पे पल्पेट करने से मोबाइल होता है, इसका मतलब यह है कि जिस तरह माउस इन द ब्रेस्ट, इस तरह ब्रेस्ट के अंदर चूहा है। जब चूहा या ब्रेस्ट मतलब यह है माउस की बात करते हैं, अगर आप लोग देखें तो माउस को भी जब हम हाथ लगाते हैं वो निकल जाता है। इसका मतलब ये है कि माउसी ब्रेस्ट या माउस लाइक मास इन द ब्रेस्ट विच इज वेरी वेरी फॉर्म, नॉन टेंडर एंड मोबाइल इन नेचर, and that is affect the female around the age of 15 to 35। तो यंग एज के अंदर कॉमन है, दिस इज कॉल्ड फाइब्रो एडिनोमा। ये एग्जाम के अंदर आता है, और आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट लिखूँ, जहाँ पे मैं कोई क्वेश्चन बता दूँ, दैट विल बी डेफिनेटली आस्क इन द एग्जाम। फिर इसके बाद 28-year-old G5 फीवो 34 वीक प्रेग्नेंट फीमेल। अब 34 वीक का मतलब होता है कि शी इज प्रेजेंटेड इन दी थर्ड ट्राइमेस्टर। ये किसके अंदर आई है? थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर, स्पेशली विद विजाइनल विद ब्लीडिंग पर विजाइना फॉर 12 आवर। और कभी कभार एग्जाम के अंदर ये भी आता है कि दिस ब्लड इज ब्राइट रेड, ये फ्रेश ब्लड होता है, ब्राइट रेड ब्लड होता है। ठीक है जी। द पेशेंट इज हीमोडायनामिकली स्टेबल एंड फंडल हाइट करस्पॉन्ड विद जेस्टेशनल एज। इसका मतलब ये है कि जो गेस्टेशनल एज है, जो प्रेगनेंसी टाइम है, उसका मिसाल जो है वो फंडल हाइट के साथ एक जैसा है। तो याद रखें कि एनी पेशेंट हु प्रेजेंटेड विद bleeding per vagina which is painless bright red in color in the late third trimester, think about placenta previa। ये क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया। और अगर प्रेगनेंसी के अंदर 20 हफ्ते के बाद डिलीवरी तक जो भी ब्लीडिंग होती है इसको हम एंटी पार्टम हीमरेज भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ एंटी पार्टम हीमरेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मैं थोड़ा सा आप लोग को क्लू मजीद देता हूँ कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आप लोग इसको आंसर कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, ये जो आप लोग को मैंने ड्रा किया है, दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ द यूटरस। आप लोग इमेजिन करें, दिस इज फॉर एग्जांपल यूटरस, और आप लोगों को पता है दिस इज द बर्थ कैनाल और विजाइना। अब एनीथिंग विच इज कमिंग फ्रॉम द यूटरस टुवर्ड विजाइना, इसको किससे क्रॉस करना होगा? सर्विक्स से। सर्विक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। ये जो सर्विक्स है इट एक्ट द डोर बिटवीन यूटरस एंड विजाइना। देखिए जो इम्प्लांटेशन है या जो प्लेसेंटा है, सिंपल वर्ड में, दैट शुड बी अटैच्ड टू द एंडोमेट्रियम इन द अपर पार्ट ऑफ यूट्रस। लेकिन अब इमेजिन करें कि अगर एक पेशेंट है, फीमेल है, उसका 5th मंथ, 6th मंथ या इवन 4th 7th मंथ चल रहा है, लेकिन उसको कोई एब्डोमिनल ट्रॉमा हो जाए या उसका बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, और यहाँ से जो प्लेसेंटा है वो टाइम से पहले सेपरेट हो जाए, तो आप लोगों ने याद रखना है कि ऐसा कंडीशन, ये जो स्टूडेंट मुझे सुन रहे, ये साथ साथ वीडियो पोस्ट करके लिखे, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल इन यूर एग्जाम्स एज वेल। देखें एक्चुअली अ कंडीशन इन विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा फ्रॉम एंडोमेट्रियम, दैट इज कॉल्ड एब्रप्शो प्लेसेंटा। उसका कहते हैं एब्रप्शो प्लेसेंटा। एब्रप्शो प्लेसेंटा का जो केस होता है, इसमें पेनफुल डार्क विजाइनल ब्लड होता है। क्या होता है? पेनफुल डार्क विजाइनल ब्लड। अब आप लोग खुद सोचें कि यहाँ पे जो ब्लड है, जो ब्लीडिंग हो रही है, दैट इज अगर इन द अपर पार्ट, क्योंकि जब प्लेसेंटा डिटेच होगी जहाँ पे ब्लीडिंग होगी, लेकिन इसको ब्लड को बाहर निकलने में टाइम लगता है, तो उसके अंदर चेंजेस आती हैं,
So there is a dark vaginal bleeding. So dark vaginal bleeding followed by painful in nature. Think about abruptio placenta. कभी कभार प्लेसेंटा बहुत ही नॉर्मल है, इसका मतलब ये है डिटेच नहीं होता, लेकिन अपर पार्ट की बजाय कहाँ पे आ जाता है, लोअर पार्ट। तो अगर प्लेसेंटा की जगह मिसप्लेस हो जाए तो उसको प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है ये लेट और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर वेजाइनल ब्लीड कराती है। दैट इज ऑलवेज पेनलेस ब्लीडिंग। तो मेरी दो बातें और से सुने। पेनफुल वेजाइनल ब्लीडिंग स्पेशली आफ्टर ट्रोमा और इन द पेशेंट हैविंग प्रीवियस नोन केस ऑफ स्मोकिंग और हाइपरटेंशन, and that is usually in the second trimester. Think about abruptio placentae। और इसका मतलब थर्ड ट्राइमेस्टर में पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग आ जाए, थिंक अबाउट प्लेसेंटा प्रीविया। देखिए यहाँ पे एब्रप्शो के अंदर ए है, ए फॉर अटैचमेंट इशू। यहाँ पे जो प्लेसेंटा है उस वो डिटेच हुई है तो अटैचमेंट का मसला है। यहाँ पे पी है, पी से मुराद ये है पोजीशन के, प्लेसेंटा अटैच है बट इसकी पोजीशन अपर की बजाय लोअर पार्ट में है। ठीक है, मैं आप लोग को ऐसे पढ़ाता हूँ जिस तरह बंदा लेक्चर लेता है, एमसीक्यूज में इतना कोई मेहनत नहीं करता। बट मेरा इंशाल्लाह अल्लाह पाक से दुआ ये है कि जितना मैं मेहनत ज़्यादा करूंगा इंशाल्लाह आप लोग पास हो जाएंगे। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 36-year-old लेडी Para 20 present at family planning clinic for advice regarding contraception. Contraception are those methods in which the patient, if do unprotected sexual intercourse, still the female cannot get pregnant. That is called a contraceptive method. She is smoker and has mastectomy or carcinoma of the breast year ago. इसका मतलब ये है कि वो फीमेल जो पहले से स्मोकर हो, उसकी एज भी 35+ हो और ब्रेस्ट सीए वगैरह की उसमें हिस्ट्री हो, तो उसमें कभी भी याद रखे हम ओसीपी ये नहीं देते, क्योंकि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है उसमें लार्ज अमाउंट में एस्ट्रोजन है, और जो एस्ट्रोजन है इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव हार्मोन फॉर ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और जो एस्ट्रोजन है ये स्मोकिंग वालों के अंदर आफ्टर द एज ऑफ 35 इंक्रीज द रिस्क ऑफ वीटीई। वीटीई स्टैंड फॉर वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। इसका मतलब ये है कि ओसीपी के अंदर जो एस्ट्रोजन है वो वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म रिस्क बढ़ाती है, इसलिए हम इन पेशेंट में नहीं देते। इसलिए याद रखें, the best for this condition, the long-term contraception, that is IUD, that is called intrauterine contraceptive device. टेम्पररी अगर आप लोग लिखे, टेम्पररी के लिए कंडोम भी यूज करती है, दैट इज कॉल्ड बैरियर मेथड। और पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड जो सबसे ज्यादा कंट्रासेप्टिव मेथड यूज होती है वो भी कंडोम मेथड होती है। ठीक है जी। इसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या कहते हैं, अ 30-year-old 6 gravida attend anti-clinic clinic at 30-week gestation with complaint of tiredness, fatigue and breathlessness. And on examination she is pale। तो याद रखिए पेलर इज अ साइन ऑफ अनीमिया, कि जिस पेशेंट को थकावट होती है, सुस्ती होती है और ब्रेथलेसनेस होती है, बट इफ यू एग्जामिन द सेम पेशेंट and that patient look like pale, think about the patient has anemia symptom। Fundal height correspond to gestational age। her HB is 8 mmHg। What is the most suitable investigation to diagnose the type of anemia? अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अब यहाँ पे अगर हम अनीमिया के बारे में देखें तो दो चीज़ें जहन में आती है, या तो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है या फोलिक एसिड डेफिशिएंसी अनीमिया है। क्योंकि जो फोलिक एसिड है उसकी डिमांड प्रेगनेंसी में बढ़ जाती है, और अगर माँ को हम फोलिक एसिड डिमांड पूरी नहीं करेंगे तो उसके अंदर भी अनीमिया के चांसेस ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें दो चीज़ें याद रखें, एक्चुअली वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल अनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम आयरन की जो स्टोर्स है पहले वो देखेंगे, क्योंकि अगर स्टोर कम है तो डेफिनेटली सीरम आयरन भी कम होगी। अगर सीरम आयरन नॉर्मल है या उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो फिर स्टोर देखना कोई फायदा नहीं है। तो आयरन स्टोरेज से हमें ये पता चलता है व्हाट इज द सीरम आयरन स्टेटस। इसलिए हम यहाँ पे क्या चेक करते हैं, सीरम फेराटिन लेवल। जो फेराटिन है इट इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन। ये वो फॉर्म है जिसके अंदर आयरन को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। A 35-year-old para 5+3 attended gynae special clinic with a history of episode of postcoital bleed। This is a very very important one, that is the bleeding after the sexual intercourse। याद रखें ऑफ ऑन मतलब कभी उसको ब्लीडिंग फिर होती है कभी नहीं होती, बट द मेन complaint of the patient that there is bleeding after sexual intercourse।
The spectrum examination showed dirty discharge in the posterior fornix and unhealthy looking cervix. And if there is any changes in the cervix when the patient complained post-coital discharge, हमेशा याद रखें, it is very important one. You have to go for cervical CA. हम cervical carcinoma को ruled out करते हैं. And that is called to do a screening test known as pap smear. देखिए मैं आप लोगों को फीमेल की जिंदगी को एक फ्रेम के अंदर इधर बंद करने लगा हूं। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक फीमेल है, मिसाल के तौर पे हम इसको इमेजरी लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस फ्रेम शुड बी अप्लाइड फॉर एनी टाइप ऑफ फीमेल। इफ अ फीमेल इज बॉर्न और वो कितनी हो जाए, फर्स्ट ईयर की, फिर यहाँ पे देखें, फिर वो 13 ईयर की होगी, फिर यहाँ पे लेके 51 ईयर की होगी, और इसके बाद चाहे वो जितनी साल इंशाल्लाह जिंदा रहे, अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं उनको सेहत दे दे और उनको अपनी नमाज के लिए, अपनी इबादत के लिए मतलब कायम और दायम रखे। ठीक है, यहाँ पे देखे फर्स्ट ईयर से लेके जो 13 ईयर का सफ़र है, इसमें फीमेल की अभी जो रिप्रोडक्शन है या जो हमारे पास मेंसेस है वो नहीं चलती। इसको कहते हैं प्री मेनार्कल एज। प्री मेनार्कल से मुराद ये है कि ये वो टाइम पीरियड है जो मेनार्की से पहले है, मतलब अभी तक मेंसेस नहीं आई। लेकिन अगर हम यहाँ पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। इसका नाम क्या है, रिप्रोडक्टिव। और यहाँ पे 51 के अंदर परमानेंट जो मेंसेस है वो स्टॉप हो जाती है, तो इसको हम पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज कहते हैं। दैट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपॉजल एज। तो याद रखें, द मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर दैट इज अकरिंग इन अ रिप्रोडक्टिव एज, मतलब सेक्सुअली एक्टिव रिप्रोडक्टिव एज में, जिसका एज 15 से लेके 51 साल के दरमियान है, इसमें 25-35 जो भी आ जाए, और उस पेशेंट के अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद ब्लीडिंग का इशू आ जाए, हमेशा याद रखें मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस इज अ पेप स्मेयर। ठीक है जी, सो दैट इज सर्वाइकल कार्सिनोमा। 18-year-old girl recently married desired effective birth spacing because of her study. She has no medical problem, but family history significant for breast cancer in a maternal aunt at the age of 42. She is worried about cancer from taking birth control pill. That is a very important one. ये क्वेश्चन एनआरई के लिए तो आता ही आता है। ये लोग एफसीपीएस में, एमआरसीपी, एमआरके, इन तरह के जो एग्जाम होते हैं उनमें भी याद रखते हैं। तो प्लीज गौर से सुने कि एनी पेशेंट हु इज टेकिंग ओसीपी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, और उन लोगों को साइड वाइज कोई कैंसर की चांस या हत्या हो सकती है, दैट इज कॉल्ड हेपेटिक एडिनोमा। दैट इज द क्वेश्चन ऑफ द होल इम्पोर्टेंट कंटेंट द पीपल मस्ट नो कि ओसीपी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद हेपेटिक एडिनोमा। ठीक है जी। 28-year-old lady P1 want effective reversible contraception, and you are counseling her regarding combined oral contraceptive pill. What is the primary mode of action which pill exert its contraceptive effect? तो जो ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होती है इसको हम ओसीपी कहते हैं। इसका इनडायरेक्टली हमसे ये पूछ रहे हैं कि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्या है। चलो उसको डिस्कस करते हैं। ये क्या करते हैं, ओसीपी इनहिबिट जीएनआरएच। ये द सिंपल आंसर, जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और आप लोगों को पता है जब जीएनआरएच गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन इनहिबिट होगी, so it will inhibit FSH and LH। और जब LH FSH नहीं आएगी, देयर विल बी नो ओव्यूलेशन। सो एक्चुअली जो OCP है, बाय ब्लॉकिंग GnRH एंड गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ ओव्यूलेशन। और अगर ओव्यूलेशन नहीं होगी, देयर विल बी नो मेंस्ट्रुएशन। इफ देयर इज नो मेंस्ट्रुएशन, देयर विल बी नो प्रेगनेंसी। इसलिए OCP प्ले इट्स रोल एज अ कंट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ इनहिबिशन ऑफ ओवेलेशन। ठीक है जी। फिर इसके बाद आता है 30-year-old लेडी प्रेजेंटेड टू योर क्लिनिक विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी। इसका मतलब यह है कि प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन कि वो कंडीशन जिसमें फीमेल पहले से कभी भी कंसीव नहीं कर चुकी हो, दैट इज कॉल्ड ऑफ प्राइमरी infertility due to inadequate menstrual cycle after workup. She is diagnosed infertility due to anovulatory cycle। तो इसमें क्वेश्चन भी है कि अगर एक फीमेल को इनफर्टिलिटी है तो वो कौन सी ड्रग है जिसको हम देकर हम क्या कर सकते हैं, स्टिमुलेट स्टिमुलेट FSH-LH। तो ऐसा ड्रग जो LH स्टिमुलेट, LH और FSH को स्टिमुलेट करके ओव्यूलेशन की चांसेस को बढ़ाती है, इससे फर्टिलिटी रिस्क बढ़ सकती है, दैट इज कॉल्ड ऑफ क्लोमापीन सेट्रेट। तो क्लोमापीन सेट्रेट इज कॉमनली यूज्ड फॉर ओव्यूलेटरी पर्पसेस। ये जो एनेस्ट्राजोल है एग्जाम के अंदर आता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा जाए, ये अरोमाटेज एंजाइम इनहिबिटर है, दैट इज कॉल्ड ऑफ एरोमाटेज एंजाइम इनहिबिटर। एक्चुअली जो एनेस्ट्राजोल है एरोमाटेज एंजाइम इनहिबिटर। अब आप लोग कहोगे ये जो अरोमाटेज है ये क्या करता है,
ये एस्ट्रोजन बनाता है, पेरिफेरल एंड्रोजन से एस्ट्रोजन बनाता है। तो आप लोग को पता है कि कुछ ब्रेस्ट कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है। तो ऐसे ब्रेस्ट कैंसर जो हार्मोन डिपेंडेंट होते हैं जिसमें एस्ट्रोजन रिसेप्टर पॉजिटिव होता है, उन कैंसर के अंदर एस्ट्रोजन के लेवल को कम करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, फिनेस्ट्राजोल भी दे सकते हैं। ठीक है जी। फिर इसके बाद आते हैं 26-year-old woman that is P presented with secondary infertility and secondary amenorrhea for 3 years and she gave a history of DNC। कभी कभार क्या होता है अबॉर्शन में या कोई और वजह से जब हम DNC करते हैं तो आफ्टर डायलेशन एंड क्यूरिटाज जो एंडोमेट्रियम का अंदर वाला सरफेस है, अंदर वाला लेयर है, वो मायोमेट्रियम के साथ एडहेस हो जाता है। तो उसके बाद फीमेल की मेंसेस बंद हो जाती है। इसको कहते हैं इंट्रा यूटराइन एडहेशन। लेकिन इंट्रा यूटराइन एडहेशन का जो अपना नाम है दैट इज कॉल्ड ऑफ एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है जी। ये जो कालमैन सिंड्रोम है इसका एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें एक तो लेके प्राइमरी एमिनोरिया, जो फीमेल प्यूबर्टी में पहुंचती है और उसकी फर्स्ट टाइम से बिल्कुल मेंसेस ही नहीं आती, इसको हम कहते हैं प्राइमरी एमिनोरिया। और इसके अंदर एनोस्मिया, एनोस्मिया से मुराद क्या होता है, लेक ऑफ स्मेल सेंसेशन। इसके बाद है व्हाट इज रॉकेट स्किन साइज सिंड्रोम। आप लोगों ने याद रखना है ये एक रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम है जिसमें क्या होता है, देयर इज अंडर डेवलप वेजाइना, इसमें फीमेल की जो वेजाइना है वो छोटी बनती है, प्लस इसका जो यूट्रस है वो भी एक्चुअल साइज से छोटा बनता है। तो ऐसा रेयर जेनेटिक प्रॉब्लम विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय अंडर डेवलपमेंट ऑफ वेजाइना एंड यूट्रस, थिंक अबाउट दैट इज कॉल्ड रोडस्किनसी सिंड्रोम। जो रोडस्किनसी सिंड्रोम है इसका दूसरा नाम है CAUV। तो अगर आप लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ यूट्रस एंड वेजाइना, तो कभी कभार तो दोनों एब्सेंट होते हैं, कभी कभार बनते हैं बट साइज में बहुत छोटे बनते हैं। और शिहान सिंड्रोम पोस्टपार्टम हाइपोपिट्यूटरिज्म है। इसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो जितने भी हार्मोन की सिक्रीशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, a 23-year-old Premi Gravida presented with 2-month amenorrhea, bleeding per vagina, and on examination, cervix was closed. Very important. And there is a little bit spotting that is called a threatened abortion। मैं आप लोगों को यहाँ पे देखिए abortion के ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो भी बनाऊंगा आप लोगों के लिए। लेकिन मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ कि अगर वो एग्जाम के अंदर ये बताते हैं कि जो सर्वाइकल ओपनिंग है या सर्वाइकल ओस है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, ओपन है। इसका मतलब ये क्लोज नहीं है, ओपन है। तो हम कह सकते हैं इनकम्प्लीट क्लोज। अब आप लोग इसको गौर से देखें, इनकम्प्लीट क्लोज का मतलब होता है ओपन। इसका मतलब अगर आप दरवाजा पूरा बंद नहीं है तो फिर ये क्या है, ओपन है। तो इसका मतलब ये है कि जिस चीज के अंदर IN आ जाए, इनकम्प्लीट क्लोजर, इसका मतलब यह है कि ऐसे एबॉर्शन जिसमें इनकम्प्लीट क्लोजर होती है उसमें सर्वाइकल ओस ओपन रहता है। तो वो दो है जिसमें IN आता है, वो इनकम्प्लीट एबॉर्शन है, इनएविटेबल। ये जो दोनों IN वाले हैं इन दोनों के अंदर इनकम्प्लीट क्लोजर होती है, तो इन दोनों के अंदर सर्वाइकल ओस ओपन रहता है। इसके अलावा रिमेनिंग जितने भी है उन सब के अंदर सर्वाइकल ओस क्लोज रहता है। इस पे एक छोटा सा मैं लेक्चर लूंगा, वो इंशाल्लाह आप लोगों को 1-2 दिन तक मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी जूम के अंदर इतना टाइम होता नहीं है, 14 MCQs कर लिए और इंशाल्लाह रिमेनिंग कल जितने भी रहते हैं सारे के सारे कल करूंगा। फिर आगे हम इंशाल्लाह पीड्स वाले और ENT जो कल अपलोड होगी इंशाल्लाह फिर उसकी तरफ जाएंगे। इसके बाद जो MCQs है एक्सप्लेन करने वाला है। बहुत सारे लोग मुझे ये बता रहे कि सर एसिड बेस बैलेंस के ऊपर थोड़ा सा कुछ बताए, तो मैं वो भी एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ कि एसिड बेस बैलेंस क्या है, उसमें हम क्या क्या देखेंगे, पीएच क्या होता है, PCO2 HCO3 ये क्या होता है। तो एसिड बेस बैलेंस के ऊपर भी आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट बताऊंगा। तो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें, कमेंट जरूर करें। अल्लाह हाफिज़।